हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट जो क्लर्क का एग्जाम होने वाला है उसमें हम इससे राइटिंग को कैसे करें इनको देखेंगे और देखेंगे कैसे। तो रीडर का जो ऐसे पूछा गया था, आपने पेपर जब देखा होगा तो रीडर में 3 ऐसे पूछा गया था। तो इन तीनों क्वेश्चंस के सहारे हम देखेंगे कि एक कैसे लिखने को एक कैसे जो होता है उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि आपको अच्छा एक कैसे लिख पाए। तो ऐसे लिखना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपके पास काफी समय अभी है, तो इसलिए आप कुछ भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इससे भी आप लिखिए, इसको लिखने का जो तरीका है वो डेवलप होगा और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपको बताऊंगा। क्या आपको जो स्टेप्स होने चाहिए, जो फॉलो करने चाहिए एक ऐसे लिखने के लिए, उन सबको मैं इसमें बताऊंगा। ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होगा क्लर्क के लिए। और जो झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट की पोस्ट आई है, एएसओ की जो पोस्ट आई है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पे भी ऐसे राइटिंग का जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ऐसे कैसे लिखनी है। उसके बाद बस बचती है आपकी क्या, तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं है जो आपको परफेक्ट बनाएगी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि आप इससे बचते चले जाओगे कि हम आज लिखेंगे कल लिखेंगे, तो नहीं। जितना इससे डरोगे उतना आपको ये डराएगा। आपको करना क्या है, तो आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आपको लिखना जरूरी है। आप स्टार्टिंग में आप देख के ही लिखो, स्टार्टिंग में आप देख के ही लिखो, इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अपने जो माइंड है उनमें आपके जो पॉइंट्स ऐड होते चले जाएंगे तो आप आसानी से लिख पाओगे। इससे लिखने के लिए तो चलिए देखते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पटना हाई कोर्ट जो असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, एएसओ की जो पोस्ट आई थी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है। जो हमारे जो ग्रुप था वहां से इनका सिलेक्शन हुआ है। ये विशाल सिंह है जिनका 27 रैंक आया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप चलता है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होती है। तो आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जो मिनिमम फी है 499, इसको पे कर कर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाऊंगा। ईच टॉपिक जो होगा, हर टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। और वीडियो लेक्चर ऐसा होगा कि इसके बाद आपको जीके जीएस और कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस और कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ईच टॉपिक का इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद उसका पीडीएफ मिलेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरह से मेंस में भी हम करेंगे। और मेंस में हर उस व्यक्ति का मैं कॉपी चेक करूंगा। जब आप लिखते हो तो आपको हर उस व्यक्ति का मैं कॉपी चेक करूंगा जो लिख के मुझे सेंड करेगा। और मैं अपना अपना जो है वो उस पर रिव्यू दूंगा, जिससे आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें सुधार आता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो। इसकी मिनिमम फी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें इनमें देखनी है। तो ये डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया था, उसके बाद पूछा गया था कि स्टूडेंट गेट लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट। उसके बाद पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण पॉल्यूशन हो रहा है, स्टूडेंट्स को लिमिट करना चाहिए इंटरनेट एक्सेस पे। और तीसरा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों पे आपको लिखना है। सबसे बड़ी आपकी ये समस्या होती है कि आपको 150 वर्ड्स में ही लिखने हैं। तो यदि आप फालतू के वर्ड्स ऐड करते जाते हो तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अच्छे मार्क्स के लिए जब आपको इतने कम शब्द दिए जाए तो आपको क्या करना है कि आपका जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। कभी भी आप रैम्बल नहीं करोगे। ठीक है, आप कभी भी रैम्बल नहीं करोगे। हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम उम्मीद करें अननेसेसरी डिटेल्स को लिखने में। जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहे हैं तो हम ग्रीन हाउस गैस की चर्चा जरूर करेंगे। तो जैसे ही ग्रीन हाउस गैस की चर्चा करेंगे तो आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है। इसको छोड़िए, ये अननेसेसरी डिटेल्स हैं जो हम अपने जो ऐसे है उसमें घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट 150 ही है। जब वर्ड लिमिट आपके पास 800 के आसपास रहे, 500 के आसपास रहे, तब संभावनाएं होती है एग्जाम्पल्स लिखने की। लेकिन इतने कम शब्दों में आपको एग्जाम्पल्स नहीं लिखना होता है क्योंकि ये अननेसेसरी पॉइंट्स हो जाते हैं। इनको हम जब मॉडल आंसर देखेंगे, मैंने वो भी लिख के रखा है, तो उसमें हम इनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए आपके जो भी पैराग्राफ आप यूज करें। और अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको अवॉइड करें।
इतने कम शब्दों में जब आपको ऐसे लिखना होता है तो ये जरूरी हो जाता है कि आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक आउटलाइन आपकी होनी चाहिए कि आप जो ऐसे है वो कैसे लिख रहे हो। तो इस आउटलाइन पे हम चर्चा करेंगे और इतनी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे पेड ग्रुप में कि आपको ऐसे राइटिंग बहुत आसान लगेगा। तो स्ट्रक्चर इसका देखेंगे और हम फोकस किसी पे करेंगे, तो हम फोकस करेंगे मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वही हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट बहुत कम है, 185 ही है, तो अननेसेसरी जो डिटेल्स है उनको हम इनमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर की ओर। जो एक ऐसे है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो सामान्यतः ऐसे होता है उसमें तीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, ये इंट्रो हो गया, ये कंक्लूजन हो गया, और ये होता है बॉडी पार्ट, ठीक है, ये मेन होता है। तो इसको हम टॉपिक के अकॉर्डिंग कई सारे पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ये टॉपिक वाइज निर्भर करेगा कि हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा जाएगा। तो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है वो कॉज एंड इफेक्ट वाला है। कुछ कॉज हुए होंगे, कुछ कारण हुए होंगे जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आया है, और जब ये आया तो इसके इफेक्ट्स क्या हुआ। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है, और जब इसका इफेक्ट आ रहा है तो इसको मिटिगेट करने के लिए कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इसको सॉल्यूशंस को लिखेंगे। तो ये बॉडी पार्ट तीन पार्टों में डिवाइड होता है। पहला तो हम इसमें लिखेंगे कि इसके कॉजेस क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं। अब कॉज जैसे ही आ गया तो इसके इफेक्ट्स लिखेंगे, और जब इफेक्ट्स आ ही गया और कॉज आ ही गया, कारण जब समस्याएं हमको पता चली गई, तो हमारा तो यही कर्तव्य होता है ना कि उस समस्या को हम सोल्यूशन करें। तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तीसरा हमारा पार्ट यही होता है। तो इन्हीं को हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आप अपना जो है वो कैसे आप इसको आउटलाइन करोगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे आप इंट्रो डिफाइन करोगे, कैसे बॉडी पार्ट लिखोगे, कैसे इसका कंक्लूजन डिफाइन करोगे, इन सब पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो स्ट्रक्चर इसका है उसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करते हैं। जो वर्ड्स 150 दिए गए हैं उनको भी मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। 150 वर्ड्स है उनको डिवाइड किया है। जो 25 वर्ड है वो इंट्रोडक्शन के लिए, 25 वर्ड कंक्लूजन के लिए, जो 100 वर्ड्स है वो मैंने रखा है जो बॉडी पार्ट है उनके लिए। तो इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे क्या, तो आपका टॉपिक जो है वो उसको डिफाइन करोगे। तो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को ब्रीफली शॉर्ट में हम इसको डिफाइन करेंगे। और जब शॉर्ट में इसको डिफाइन करेंगे तो वहां पे हम एम्फेसाइज भी करेंगे, हाईलाइट भी करेंगे कि इसके सिग्निफिकेंस एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इस पे भी हम फोकस करेंगे। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। जब आपको इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स में लिखना होता है, तो इसमें आप ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको काफी अच्छे तरीके से इलोबरेट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो कि वर्ड्स कम है, तो हम इसको इलोबरेट आसानी से करेंगे, मतलब छोटे से शब्दों में करेंगे। इसको हम जब ऐसे देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसमें आपको इसकी चर्चा आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है हमारा कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या कॉजेज रहे, क्या कमियां रही, क्या कारण रहे जिसके कारण ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे मेजर कंट्रीब्यूशन जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें ग्रीन हाउस गैसेज होंगी, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो हम ग्रीन हाउस गैसेज पे चर्चा नहीं करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज है, इनमें मीथेन होता है, ये होता है, वो होता है। इन सबकी चर्चा यहाँ पे आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये अननेसेसरी डिटेल्स हो जाएंगी। हम डिफॉरेस्टेशन पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों को काटना, ये वो फलना ढिमकाना, जो भारत के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नियम बनाए गए हैं, इन सब पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट उतनी नहीं है। तो हम फोकस रहेंगे कि हम कॉजेज जब बताएं तो हम जो मेजर कंट्रीब्यूटर है उसी पे बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस पे बात करें, डिफॉरेस्टेशन पे बात करें। हम ये नहीं बता लेंगे कि ये अर्थ है, अर्थ का ये एटमोस्फेयर है, और यहाँ से जो सन, ये सन है, और सनलाइट जब यहाँ से पड़ती है तो एटमोस्फेयर में जाती है, और यहाँ CO2 जो होता है वो इसको क्या करता है, तो CO2 अर्थ पे जाती है, अर्थ से ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से लाइट बाहर आती है। तो CO2 करता है कि कुछ जो हीट है उसको अंदर रख लेता है, कुछ जो हीट है उसको बाहर छोड़ देता है। और जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो वो ज्यादा हीट को अंदर रखेगा, और जब ज्यादा हीट को अंदर रखेगा तो ज्यादा हीट को अंदर रखने से क्या होगा, ज्यादा हीट को अंदर रखेगा तो इसका लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, जो टेम्परेचर का लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब बातें हम नहीं चर्चा करेंगे, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, जब हम उसको देखेंगे तो देख लेंगे। इस तरह से आप इसके कॉजेज को देख सकते हो। कॉजेज के बाद हम इफेक्ट पे चर्चा करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या है। यहाँ भी आप 30 वर्ड दीजिए। तो इसके इफेक्ट में
इफेक्ट में क्या लिखेंगे, तो हम इम्पैक्ट पे चर्चा करेंगे कि वेदर पैटर्न में कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो वेदर पैटर्न में जब चेंज हुआ है तो इसको वेदर पैटर्न को थोड़ी हम लिखने चले जाएंगे, इसको एक्सप्लेन करिएगा तो आपकी शब्द सीमा ही खत्म हो जाएंगी। और एक क्लियरली एग्जाम में लिखा होता है, जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें क्लियरली लिखा था कि आप वर्ड लिमिट एक्सीड करते हो तब भी नंबर कटेंगे, वर्ड लिमिट से कम जाते हो तब भी नंबर कटेंगे। तो वर्ड लिमिट में सीमित रहना होता है, जैसे 150 वर्ड्स आपके पास दिए गए हैं तो 140 से 160 के बीच में आप रहो, 20 का आपको गैप मिल रहा है, 140 से 150 160 के बीच में, तो इतना में आप रहो। तो यहाँ हम ऐसा थोड़ी डिस्कस करेंगे कि वेदर पैटर्न खत्म होते चला जा रहा है। जैसे पहले होता था समर होता था, विंटर होता था और ऑटम होता था, तो ऑटम आप आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो वसंत ऋतु है वो शायद सामान्यतः जो है वो खत्म होती चली जा रही है, खास करके नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, गंगा का जो मैदान है वहां के लिए। यहाँ पे हम इकोसिस्टम की बात करेंगे कि इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास शब्द सीमा काफी कम है तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास यदि शब्द सीमा हो तो ईच टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे आपको 800 वर्ड्स में लिख दिया बोल दिया जाए लिखने को, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तभी आप 800 वर्ड्स को पूरा कर पाओगे। तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। ह्यूमन हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इनकी हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस लिख देंगे कि हाँ ह्यूमन हेल्थ है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा इफेक्ट्स में लिखेंगे। इफेक्ट्स के बाद हम मिटिगेशन पे इसको कम करने के लिए हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आउटलाइन करेंगे क्या, तो एक्शन आउटलाइन करेंगे क्या करने के लिए, तो रिड्यूस इमिशन। जितने भी इसमें इमिशन होते हैं, चाहे वो कार्बन इमिशन हो, सल्फर इमिशन हो, इन सबको कम करना इसमें शामिल होगा कि इनको कम करेंगे। और कम तो करेंगे ही, पहला तो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन है कि किसी चीज को जो बढ़ रहा है उसको, जैसे कोई कॉज जैसे CO2 बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि CO2 को कम करेंगे, CO2 को कम करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा इसको क्या करेंगे कि CO2 को बढ़ाने वाले जो जो फैक्टर हैं उनको कम तो कर ही रहे हैं, उसके बाद हम प्रमोट करेंगे। क्या प्रमोट करेंगे, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, जिससे ये CO2 है वो ना निकले, हम इसको रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ेंगे, जैसे कि सोलर पैनल लगवाएंगे, विंड एनर्जी है उसको उस पर फोकस करेंगे। तो इन सारे जो चीजें हैं उन पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद जो कंजर्वेशन इफोर्ट है वो भी हम लगाएंगे कि हर चीजों का आप ऑप्टिमम यूज करें। तो ये सब चीजें आप स्ट्रेटजी में लिखोगे, इसको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना ही लिखोगे तो आपके वर्ड लिमिट है वो पूरे हो जाएंगे। अब हम लास्ट जो हमारा पार्ट होता है वो कंक्लूजन होता है, वो भी मैंने इसके लिए 25 जो वर्ड्स है वो किए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें समराइज करना होता है क्या, तो की पॉइंट्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समराइज करना होता है और उस पर इंफेसाइज करना होता है कि क्या अर्जेंसी है एड्रेस करना ग्लोबल वार्मिंग को। और कई सारे जो अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं वो देख रहे हैं कि इसको एड्रेस किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी इसको एड्रेस किया गया है। और भारत जो है वो सोलर पैनल की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो विंड पैनल है उसके लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो जब शब्द सीमा काफी अधिक होगी तो हम सारी चीजों पे चर्चा करेंगे कि विंड एनर्जी में क्या संभावनाएं हैं, सोलर पैनल में क्या संभावनाएं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या संभावनाएं हैं, तो इनको हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट्स काफी कम है। तो इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब इस स्ट्रक्चर पे हम कैसे राइटिंग करेंगे, एक ऐसे इस स्ट्रक्चर पे कैसे लिखेंगे ये देखिए। तो हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आपको डिफिनेशन लिखना है। तो मैंने देखिए डिफिनेशन लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए क्रिटिकल इशू थ्रेटनिंग आवर प्लेनेट। ग्लोबल वार्मिंग हमारे प्लेनेट के लिए एक थ्रेटनिंग इशू है। अब ये किसके द्वारा आया है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग ड्राइवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफोरेस्टेशन। तो हमने क्या कहा, हमने कहा था आपसे कि डिफाइन करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को ब्रीफली और उसके बाद हाईलाइट करेंगे इसके सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट को। तो देखिए मैंने हाईलाइट किया सिग्निफिकेंस इसका और इसके इम्पैक्ट को। ये तो थ्रेटनिंग है ही, और इसके बाद ये लाया किसके जा रहा है, इसको कॉजेज क्या है, तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफोरेस्टेशन। अब बता रहे हैं कि और इसके कॉजेज क्या है, तो द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, the release of greenhouse gases like carbon dioxide and methane intensify the greenhouse gases। जो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ये क्या करता है, तो ये इंटेंसिफाई कर देता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का। अब यहाँ पे हम अननेसेसरली ग्रीन हाउस इफेक्ट है उनको नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और ये जब ग्रीन हाउस गैसेस
इफेक्ट जो बढ़ता है जिसके कारण होता है ट्रैपिंग हीट इन एटमॉस्फेयर। जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो हमारा प्लेनेट का वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये कॉजेज लिख रहे हैं, उसके साथ थोड़े थोड़े इफेक्ट्स भी लिखते चले जा रहे हैं। अब दिस फेनोमिना लीड्स टू न्यूमरस एडवर्स इफेक्ट्स। अब हम इफेक्ट्स में बात कर रहे हैं, कॉजेज हमने देख लिया, उसका डिफिनेशन हमने देख लिया, तो अब इफेक्ट्स में बात करना है कि आखिर इससे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो दिस फिनोमिना लीड्स टू न्यूमरल एडवर्स इफेक्ट्स इंक्लूडिंग मेल्टिंग पोलर आइस। जो पोलर आइस है उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, वो मेल्ट कर रहा है, और जो वो मेल्ट कर रहा है तो जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। जैसे कि ये भारत है और ये अंडमान एंड निकोबार है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि भारत का यहाँ पे सबसे साउथ का पॉइंट था क्या, तो वो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, लेकिन आप जानते होंगे कि 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी और उस सुनामी में ये जो है वो डूब गया था। तो ये क्यों? जो सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, पोलर जो आइसेस कैप है उनका मेल्टिंग हो रहा है, जिस कारण से सी लेवल बढ़ रहा है। और इस सी लेवल बढ़ रहा है तो इसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी आ रही हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ रही है, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कैसे आ रही है। जैसे ऑटम आप देख रहे हो कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठंडे में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बरसात में पानी पड़ता ही नहीं है। तो कई सारे समस्याएं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ रही है। जब और जानते हो कि भारत में क्या है, भारत में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो किस पे है, तो वो वर्षा पे ही निर्भर होता है। यहाँ पे इरिगेशन की उतनी सुविधा अभी तक नहीं डेवलप हुई है। तो यदि वर्षा सही होती है तो हमारा यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो भी सही होता है, और यदि ये खराब होता है तो एग्रीकल्चर भी हमारे यहाँ का खराब हो जाता है। तो इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण डिस्ट्रप्शन आ रहा है इकोसिस्टम में, और इस इकोसिस्टम में और जो वेदर कंडीशन में डिस्ट्रप्शन आ रहा है, जिसके कारण से रिस्क हो रहा है क्या, तो फूड सिक्योरिटी में और पब्लिक हेल्थ में। हमारे पास फूड की भी शॉर्टेज हो जाएगी जब ज्यादा दिनों तक ये प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद पब्लिक हेल्थ में भी समस्याएं आएंगी। ग्लोबल वार्मिंग के तहत पब्लिक हेल्थ में भी समस्याएं आएंगी। इस पे हम डिटेल से चर्चा नहीं करना है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो खत्म होगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पीडीएस लगा दिया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके तहत फ्री में अनाज दिया जा रहा है। तो इन सबको अननेसेसरली ये डिटेल होगा क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट नहीं है। अब हम इसके जो चर्चा कर रहे हैं किस पे, तो अब हम इसके जो सॉल्यूशंस है, इसके मिटिगेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी है उस पे बात कर रहे हैं कि टू टू कॉम्बेट ग्लोबल वार्मिंग, इससे लड़ने के लिए क्या करना है हमको। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी आर रिक्वायर्ड। जैसे कि इस स्ट्रेटजी में क्या करेंगे हम, ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर एंड विंड पावर। हमें अपने एनर्जी के जो सोर्सेस है उनको बदलना होगा, उनको ट्रांजिशन करना होगा, उनमें चेंज करना होगा। हम सोलर एनर्जी की ओर बढ़ेंगे, हम विंड एनर्जी की ओर बढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ेंगे। जिससे हम क्या करेंगे, और हमको क्या करना है, तो हम इंप्रूव करेंगे एनर्जी इफिशियंसी कहाँ कहाँ की, तो इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में हम पेट्रोल में मेथेन की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज कर रहे हैं, बैटरी वाले जो गाड़ियां हैं उनको हम यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे जो कार्बन इमिशन है वो थोड़ा कम होगा। जो इंडस्ट्री है उन पे हम रोक लगाएंगे, ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे, इनको कहेंगे कि आप फिल्टर करिए जो भी आप छोड़ रहे हो, जैसे कि आप अपने जो कचरा है वो छोड़ देते हो नदियों में, तो इस पे हम रोक लगाएंगे कि आप जब भी कचरा छोड़ते हो तो उसको सबसे पहले आप फिल्ट्रेशन करिए कि उसमें कोई भी पोल्यूटेंट ना रहे। गवर्नमेंट ये कर भी रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक रिफॉरेस्टेशन एंड कार्बन कैप्चरिंग। कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी हमें यूज करना है। सस्टेनेबल कहने का मतलब कि हम भी इसको यूज करें और हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी इसे यूज करे, तो इसको सस्टेनेबल बोला जाता है। मतलब किसी चीज को आप इस तरह से यूज करिए कि आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए भी ये बचे, ठीक है। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस होता है जिसमें हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को लगाएंगे, पेड़ को लगाएंगे, अपना जो फॉरेस्ट लेवल है उसको बढ़ाएंगे। कार्बन कैप्चरिंग है वो करेंगे, जिसके कारण जो कार्बन की इमिशन है वो कम होगा। और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पॉलिसीज टू लिमिट इमिशन, ठीक है। ये सारे जो स्टेप्स है वो इसेंशियल है। अर्जेंट ग्लोबल एक्शन इज नेसेसरी टू मिटिगेट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज सेफ गार्ड आवर प्लैनेट्स फ्यूचर। एक अर्जेंट नेसेसरी हो गई है कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है इस इशू पे बात करें।
और इस पे बात किया भी जा रहा है। तो ये एक वर्निंग इशू है, ये एक थ्रेटनिंग इशू है आवर प्लैनेट के लिए, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके लिए ये थ्रेटनिंग इशू है क्या, क्योंकि यहाँ पे जीवन की जो संभावना है वो कमती चली जाएगी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा। अब लास्ट हम पार्ट चलेंगे कंक्लूजन पे। तो इन कंक्लूजन, एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग डिमांड्स इमीडिएट एंड कोऑर्डिनेट इफोर्ट। अब कोऑर्डिनेट इफोर्ट किसके किसके बीच? तो कोऑर्डिनेट इफोर्ट गवर्नमेंट के बीच, जो बिजनेसेस है उनके बीच, जो इंडिविजुअल्स है उनके बीच, जो वर्ल्ड वाइड होगा उसको बोलेंगे, जो विश्व वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड वाइड, टू इंश्योर अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फॉर जनरेशन टू कम। जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम एक अच्छा अर्थ दे पाए, एक अच्छा अर्थ दे पाए, इस पे हम बात करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वाइड। इसमें इंडिविजुअल का भी हेल्प जरूरी है, बिजनेसेस का भी हेल्प जरूरी है, गवर्नमेंट्स का भी हेल्प जरूरी है, तभी इस जो कार्य है उसको संभव कर पाते हैं। कुछ जो वर्क होते हैं जिसमें लोग की जरूरत होती है, लोग मतलब लोग होता है जनता, पॉपुलेशन की जो पार्टिसिपेशन है वो जरूरत होती है, पॉपुलेशन की जो पार्टिसिपेशन है वो जरूरत होती है। तो ये वही इशू है, इसमें एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला है, हर आदमी, हर जो व्यक्ति है उसको मिलकर काम करना पड़ेगा। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर मैंने आउटलाइन किया था, इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हो, ये आई थिंक 170 या फिर 165 वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो एस्से राइटिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो देखा, और रीडर का जो पेपर था उसके हिसाब से देखा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। और इसका जो नेक्स्ट वाला है, ये जो स्टूडेंट शुड गेट लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट, ये आप पे निर्भर करता है। यदि वीडियो पे व्यू ठीक जाते हैं, व्यू कमेंट ठीक जाते हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। तो मैं सारे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लूंगा, इनमें सारे क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ ऐसे है, इसके बाद लेटर राइटिंग है, इडियम एंड फ्रेजेस है, सबको डिस्कस कर दूंगा यूट्यूब पे। नहीं तो मैं इसको तो अपना जो पेड प्रूफ है वहां पे डिस्कस करूंगा ही। तो आप, ये आपका, आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से वीडियो को रिस्पॉन्स करते हैं। तो वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलता हूँ।